आज हम लोग एक सबसे ज्वलंत मुद्दे की चर्चा करवाएंगे। इस ज्वलंत मुद्दे में सीए और एनआरसी की बात करेंगे। जैसे ही अभी पिछले सप्ताह सरकार ने घोषणा किया कि सीए लागू हो जाएगी, वैसे ही इस देश में बड़े स्तर पे लगातार आंदोलन वगैरह हो रहे हैं। वैसे तो सीए जब से बनी थी 2019 में जब पास हुआ था ये कानून, उसी के टाइम से लगातार आंदोलन हुए और आंदोलन इतना मजबूत था कि सरकार को तात्कालिक रूप से इसे स्थगित करना पड़ा था। लेकिन अभी कुछ दिन पहले जस्ट सरकार ने इस बात की घोषणा की कि सीए लागू हो गया। अब जैसे ये प्रश्न उठा तो देश में एक अलग तरह के विवाद दिखने को मिलता है। ये जो बवाल और विवाद है, आखिर ये कंसर्न्स क्या है, इसी मुद्दे पे आज का हमारा डिस्कशन होगा और हम चाहेंगे कि सीए और एनआरसी से संबंधित तमाम बातों को समझ लें। सबसे पहले समझते हैं कि सीए होता क्या है। जो सीए है ये है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि नागरिकता संशोधन कानून। अब नागरिकता संशोधन कानून की यदि बात करें तो ये है क्या, नागरिकता कानून संशोधन, इसका जो मूल उद्देश्य था ये 2019 में पास किया गया था। इसका मेजर उद्देश्य हमारा ये था कि 2014 तक, अर्थात 2014 से पहले तक जो भी व्यक्ति, खास तौर पे जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक आधार पर सताए गए हों और उनको उत्पीड़न किया गया हो और इसलिए वो वहां से भाग के रेफ्यूजी के रूप में भारत में शरण लिए हुए थे, उन सबको भारतीय नागरिकता दे दी जाए। अब यहां दो तीन प्रश्न उठेंगे कि पहले तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से क्यों, और दूसरा कंसर्न ये होगा कि इसमें धार्मिक आधार पर जो उत्पीड़ित व्यक्ति थे उन्हीं का क्यों। तो अब यहां दो तीन प्रश्न उठेंगे। सबसे पहले समझ लो ऐसा क्यों किया गया। जब धार्मिक आधार पर उत्पीड़न की बात की गई तो वहां पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश की बात करें तो यहां मुस्लिम बहुल देश है ये, और मुस्लिम बहुल देश होने के चलते यहां जो अल्पसंख्यक हैं वो मुस्लिमों को छोड़ के अन्य जितने भी धर्म हैं वो अल्पसंख्यक हैं। खासतौर पर कौन, हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, बौद्ध, जैन एंड सो ऑन। तो ये जितने भी धर्म के लोग हैं इन्हें ये कहा गया कि 2014 से पहले जो लोग भारत आ गए किसी भी रूप में, किसी भी कारण से, चाहे तो धार्मिक उत्पीड़न हुआ हो या अन्य कारण से, बोलते हैं तो यही लिखा गया कि धार्मिक उत्पीड़न होने के चलते उन्हें हम भारत का नागरिकता दे देंगे। अब ये क्वेश्चन ये उठता है कि भारत की नागरिकता यदि दे दी जाएगी तो क्या ये सही है या ये नहीं है, इससे संबंधित तमाम कंसर्न्स क्या है। तो सबसे पहला कंसर्न ये उठा कि कुछ लोगों ने इसे सीए को एनआरसी से जोड़ दिया, जबकि सीए और एनआरसी दो अलग अलग चीजें हैं। एनआरसी का मतलब होता है नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन। इसका मतलब होगा कि रजिस्टर में एक ऐसा रजिस्टर बनेगा जिसमें भारत के जितने भी नागरिक हैं उसका बाकायदा नाम लिखे गए होंगे। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का मतलब यह होगा कि भारत के वो तमाम लोग जो बाहर से आए हैं या जिनको नागरिकता दी जाने की बात है उसकी बात की जाएगी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में। अब यहां दो तीन चीजें ध्यान रखो। जैसे हमने कहा कि जो सीए और एनआरसी अलग है, सीए अभी एनआरसी असम में ज्यादा प्रावधानिक है और असम से संबंधित है, ये वैसे पूरे देश में लागू होने की बातें हो रही हैं। कहा जा रहा है कि जैसे सीए लागू होगा उसके बाद एनआरसी लागू होगा और उसके बाद भारत से मुसलमानों को निकाल दिया जाएगा, ऐसी मिथ फैलाई जा रही है। कंसर्न ये है कि ऐसा वास्तविक में है या नहीं है, हम इस मुद्दे को आगे के टर्म में देखेंगे। देखो सीए के तहत जब ये बनाई गई, कहा था हमने कहा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन तीन देश से जो भी अल्पसंख्यक, मतलब वहां के जो माइनॉरिटीज हैं, तो वहां के माइनॉरिटीज को, यहां के माइनॉरिटीज, अब ये जो माइनॉरिटीज हैं वो कौन से हैं, हिंदू हो गए, बौद्ध हो गया, सिख हो गया, जैन हो गया, पारसी हो गया, ईसाई हो गया। इतने याद करने के बजाय ऐसा समझो कि मुसलमानों को छोड़ के अन्य जितने भी धर्म के लोग हैं वो यदि 2014 तक भारत आ गए हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। क्लियर। अब यहां दो प्रश्न उठे। सबसे पहला प्रश्न ये उठा कि इसमें मुसलमानों को क्यों छोड़ा गया। दूसरा प्रश्न उठा, अब इसमें प्रश्न का ही हम उत्तर ले लेंगे। पहला प्रश्न उठा कि मुसलमान बाहर क्यों, जो मुस्लिम है वो क्यों बाहर। दूसरा प्रश्न इसमें यह उठेगा कि भारतीय संविधान में धर्म के आधार पर भेदभाव की बात नहीं की गई है, तो धर्म के आधार पर यह भेदभाव तो दिख रहा है कि हम मुसलमानों को ही बाहर कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो गया। तो इस दोनों प्रश्न का उत्तर समझो। आज तक जब आजादी की बात हुई तो पूरा भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही देश हुआ करता था। जब एक ही देश हुआ करता था, यहां तक कि अफगानिस्तान टाइप का जो कुछ उधर वाला हिस्सा है, जो खैबर पख्तूनख्वा वाला पार्ट था, वो पूरा का पूरा भारत का ही हिस्सा था। अब जब भारत का हिस्सा था तो आजादी के समय में रेफरेंडम किया गया, वो अलग कंसर्न है, इतिहास में उसकी अलग बात करेंगे, जहां यह हुआ कि मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग बहुत प्रबलतम हुई और डिसाइड हो गया कि अलग देश बनेगा। इस आधार पर मुस्लिमों से रेफरेंडम मांगा गया कि कौन से लोग हैं, कौन जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं और कौन नहीं जाना चाहते हैं। तो उस पर्टिकुलर तमाम एरिया के जो लोग थे उसमें अधिकांश लोगों ने वोट किया और डिसाइड हो गया कि पर्टिकुलर एरिया को पाकिस्तान बना दिया जाए जो मुसलमानों के लिए होगा।
कंसर्न ये है कि जब वोटिंग की गई तो पाकिस्तान के उस इलाके में जो रहने वाले व्यक्ति थे, हिंदू आदि थे या जो अन्य लोग थे, उन्हें वोटिंग में राइट नहीं दिया गया था। ये राइट वोटिंग किसने किया? ये केवल मुसलमानों ने वोट किया था। इस आधार पर देश का बंटवारा हुआ। अब प्रश्न उठता है कि जब इस आधार पर बंटवारा हुआ तो दो लोगों ने मिलकर आपने देश बांट लिया। कंसर्न ये है कि उस इलाके के जो ये लोग थे, हिंदू, बौद्ध, सिख, पारसी एक्सेट्रा, इनकी तो वोटिंग में राइट ही नहीं मिली। फिर इसको आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि भारत के बजाय पाकिस्तान में रहना है या पाकिस्तान के बजाय भारत में रहना है? तो कहा गया, कुछ लोग तर्क देते हैं कि उस टाइम में ऑप्शंस था कि जो भी यहां ट्रांसफर होना चाहे वो ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन ये आज भी संभव नहीं है। आपको लगता है कि यदि एक दिन में हम देश बांट लेंगे या राज्य बांट लेंगे और एक दिन में अपनी सारी संपत्ति आदि छोड़ के आप चले जाएंगे, ऐसा संभव नहीं होगा। और दूसरा कंसर्न ये होगा कि उस टाइम में आजादी तो मिल गई, आजादी के बाद देश बंटवारा तो हो गया, लेकिन तमाम नेताओं के बीच ये समझौता हुआ था कि हम अपने अपने अल्पसंख्यकों का पर्याप्त ध्यान रखेंगे। लेकिन आजादी के बाद भारत में तो अल्पसंख्यकों का पर्याप्त ध्यान रखा गया, लेकिन पाकिस्तान में पर्याप्त ध्यान नहीं रखा गया। जब पर्याप्त ध्यान नहीं रखा गया तो फिर उसी के बाद लगातार दंगे होने शुरू हो गए। उसी की परिणति भारत में भी होनी शुरू हो गई। फिर ऐसा कंसेंसस बनता है कि नेहरू लियाकत एक्ट होता है, उसमें स्पेशली ये कहा जाता है कि हम अपने अल्पसंख्यकों का ध्यान रखेंगे। और उसी टाइम में गांधी से बहुत सारे जो हमारे नेताओं थे, उन नेताओं ने एक कंसेंसस बनाया कि जब कभी भी अल्पसंख्यकों को कोई दिक्कत होगी तो ये हमारे देश की जिम्मेदारी होगी कि हम उनको प्रॉपर सुरक्षा और प्रॉपर उनकी जो जरूरत की चीजें होंगी हम उनको प्रोवाइड करवाएंगे। अब यहां ये कंसेंसस हुआ कि वो लोग उस टाइम में, चूंकि जिन्ना ने कहा था कि देश लोकतांत्रिक होगा, देश ऐसा होगा जिसमें जो सेक्युलर देश होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वहां के अल्पसंख्यकों के साथ जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे तमाम ज्यादतियां की गई। हालात ये थी कि उस टाइम में जहां 28% लोगों की संख्या थी, आज 2 से 3% के आसपास हो गई। तो आखिर ये लोग क्या करेंगे? तो जब धर्म के आधार पर इन्हें प्रोसिक्यूट किया गया, धर्म के आधार पर इन्हें उत्पीड़न किया गया, तो फिर ये लोग भारत आए। और इसीलिए जो कि हमने ये कहा कि आजादी के बाद हमने इनसे पूछा नहीं था, हमने इन्हें ऑप्शंस दिया था, गारंटी दी थी सुरक्षा की, और वो सुरक्षा वहां नहीं मिल पाई। इसीलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जब वो वहां से भाग के आए तो इंडिया उसको शरण दे। पहला कंसर्न ये है कि आपकी लीगल जिम्मेदारी थी, क्योंकि जब देश बंटवारा हुआ तो आपने उनसे पूछा नहीं था, और ये उनका भी राइट था कि देश उनका था, उनको यहां आना चाहिए था। आप प्रश्न ये उठेगा कि वो उस टाइम में क्यों नहीं आए? तो ऑब्वियसली बात ये प्रैक्टिकल नहीं है। एक व्यक्ति कैसे अपने घर बार जमीन जायदाद को एक सेकंड में छोड़ के आ जाए? और दूसरा कंसर्न जो नेहरू लियाकत एक्ट हुआ था, या उस टाइम में भी जिन्ना के साथ जो बातचीत हुई थी, उसमें यही था कि अल्पसंख्यकों को सुरक्षा दी जाएगी, जो नहीं मिला। इसलिए भी भारत अपने पूर्व के रूप में जिम्मेदार था कि उन लोगों को नागरिकता दे। एक दूसरा कंसेप्ट, यदि मानवता के स्तर पर भी आएंगे तो पूरे देश में इन लोगों का अपना कोई देश नहीं है। न सिखों का अपना कोई देश है, न जैन का अपना कोई देश है, न हिंदू का कोई अपना देश है, न बौद्धों का कोई देश है। कंसर्न यह है कि इन लोगों को शरण देगा कौन? तो एक मानवता के आधार पर भी इन्हें हमें शरण देने का राइट मिलता है, हमें हमारी जिम्मेदारी बनती है, और इसलिए हमने राइट दिया। अब एक दूसरा प्रश्न उठता है कि मुस्लिमों को बाहर क्यों किया गया? कहा कि मुस्लिमों को इसलिए बाहर किया गया कि उस टाइम में जो पाकिस्तान बनाने की वोटिंग थी वो मुसलमानों ने ही वोट किया था। और दूसरा कंसर्न ये है कि जब मुसलमानों ने वोट किया तो उसी वोट के आधार पर उनकी जमीन में शेयरिंग भी मिली थी, और उसी आधार पर पाकिस्तान का एरिया भी डिवाइड हुआ था। आज यदि उसकी स्थिति खराब हो गई है पाकिस्तान की, आज यदि हम ऐसा अलाउ कर दें तो सारे के सारे लोग भारत आ जाएंगे, तो भारत की अपनी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? एक दूसरा कंसर्न ये है कि ये उनकी जिम्मेदारी भी थी कि जब वोट किया गया था तो उन लोगों की जिम्मेदारी, उन्होंने ही भारत के खिलाफ वोट किया था, तो इसमें डिसिसिव वही लोग थे, इसलिए इन डिसीजन के चलते यदि वो बाहर हैं ये उनकी समस्या है। अब कुछ प्रश्न ये उठते हैं कि मुसलमानों में भी कई सारे मुसलमान के पार्ट हैं, जैसे अहमदिया है या अन्य भी पार्ट हैं, जिन्हें पाकिस्तान में आज उत्पीड़ित किया जाता है, तो उनको क्यों नहीं दिया गया? इस प्रश्न का उत्तर ये होगा कि सिया है या जो अहमदिया है, ये लोग जब देश बंटवारा हो रहा था उस टाइम में सबने केवल मुसलमानों के नाम पे अपने आप को ऐसा माना कि हम सब एक मुसलमान हैं और इसीलिए हमारी एक भाईचारा है, इसीलिए इन्होंने देश को अलग कर लिया। यहां तक कि जो जिन्ना पाकिस्तान के बंटवारा वाले थे वो सिया थे। गुलाम मोहम्मद जो मुस्लिम लीग के कोषाध्यक्ष थे वो अहमदिया थे। तो कंसर्न ये उठता है कि इन लोगों ने सबसे ज्यादा फाइनेंस किया, इन लोगों ने सबसे ज्यादा डील किया, तो इस आधार पर इनकी जिम्मेदारी बनती है, इनके साथ जो समस्याएं हैं वो झेलें। एक दूसरा कंसर्न ये है कि इन लोगों के साथ धर्म के नाम पे विभेद नहीं हो रहा है, धर्म के इंटरनल मसले के नाम पे विभेद हो रहा है। इन्हें मुसलमान नहीं माना जा रहा है, ऐसा नहीं माना जा रहा है, इसे माना जा रहा है कि प्रॉपर तरीके के मुसलमान नहीं है। एक दूसरा कंसर्न यह है कि हमने आज भी यदि मानवता और नागरिकता के आधार पर भी बात करें तो ये जो 2014 से पहले सीए वाली बात की, इसमें तो हमने एक ब्लैंकेट नागरिकता सबको दे दी है मुसलमानों को छोड़ के, लेकिन हमने आज भी इस बात को छूट रखी है कि यदि कोई मुसलमान वास्तव में वहां पीड़ित होता है, प्रताड़ित होता है, तो जो रेफ्यूज मांगने का या नॉर्मल तरीके से जो नागरिकता लेने की बातें हैं, एक नॉर्मल प्रोसीजर के तहत यदि वो आवेदन करे तो हम उस पर विचार कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने अदनान सामी को भी इस बात पर नागरिकता दी थी। ये क्लियर हुआ।
तो सबसे पहला कंसर्न क्या था हमारा कि मुस्लिम को क्यों बाहर किया गया, क्योंकि ये पाकिस्तान के बंटवारा में सहायक थे, ये लोग उस टाइम में वोट किए थे इसलिए बाहर किए गए थे। दूसरा, जो हिंदू थे छिटराज थे, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, इसलिए हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। तीसरा, नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ था जिसमें अल्पसंख्यकों की जिम्मेदारी ली गई थी। इसके बाद एक मानवता का भी दौर है कि वो लोग कहां लेके जाएंगे, वो लोग, उनका अपना कोई देश नहीं है। अब एक दूसरा कंसेंसस बनता है कि क्या भारतीय संविधान में जो हमारे आर्टिकल 14 है और इसके बाद अन्य में भी बहुत सारी चीज है, तथ्य है, जिसमें यह कहा गया कि भारत धर्म के नाम पे भेद नहीं करेगा, जाति लिंग आदि के नाम पे भेद नहीं करेगा। यहां भी दो प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न यह है, ये जो आर्टिकल 14 से लेकर जो धर्म जाति आदि के नाम पे विभेद है, ये किसके लिए है? ये भारतीयों के लिए है या पूरे वैश्विक संदर्भ के लिए है? तो सबसे पहला उत्तर तो यह है कि भारतीयों के लिए है, जो भारत से बाहर के लिए है उनके लिए नहीं है। यदि ऐसा नहीं होता तब तो फिर हम पूरी दुनिया के सारे लोगों को यहां बिठा देते, सारे लोग आ जाता। ये भारत के लिए है कि भारत के नाम पे जाति धर्म एक्सेट्रा का भेद नहीं किया जाएगा। और इसका मतलब यह होगा कि भारत में जो एक गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है कि मुसलमानों को हटा दिया जाएगा, इसकी कोई अवधारणा नहीं है, क्योंकि सीए में उन अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जाने की बात है, किसी भी व्यक्ति की नागरिकता छीनने की बात नहीं हो रही है। इसीलिए इसमें मुसलमानों के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा है, क्योंकि भारतीय मुसलमानों के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा है और किसी भी मुसलमानों के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा है। क्लियर हुआ ये मुद्दा? अब फिर प्रश्न उठता है कि जो आर्टिकल 14 है उसका क्या होगा? तो एक तो ये देश के लिए, दूसरा कंसर्न ये है, यदि हम ये मान भी लें कि नहीं, उसका उद्देश्य ये है कि सार्वभौमिक रूप से, तब भी कहा जाता है कि डिस्क्रिमिनेशन भारतीय संविधान में भी डिस्क्रिमिनेशन के दो फॉर्मेट बताए गए, एक नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन, एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं कर सकते, यदि इसी अर्थ में हम बात करें तो नकारात्मक रूप से हम विभेद नहीं कर सकते, लेकिन सकारात्मक रूप से विभेद कर सकते हैं। और कहा गया कि इस आधार पर यदि जाति धर्म या आदि के नाम पे भेदभाव हो भी रहा है, वो सकारात्मक भेदभाव है जिसे भारतीय संविधान में स्वीकृति दी गई है। जैसे हमने कहा कि हमारे यहाँ चंपकम दोरे राजन एक्सेट्रा वाले केस हुए थे, बहुत सारे केसेस हैं जिनमें आप देखोगे कि मौलिक अधिकार से संबंधित जब पहली बार केस हुआ था कोर्ट में, तो कहा गया कि मौलिक अधिकार में यह कहा गया किसी व्यक्ति को जाति धर्म आदि के नाम पे भेदभाव नहीं कर सकते। फिर आरक्षण का मुद्दा कैसे आ गया? तो कहा गया कि शुरुआती दौर में चंपकम दोरे राजन केस में और अन्य भी गोलकनाथ एक्सेट्रा केस में कोर्ट ने यह मना कर दिया कि फंडामेंटल राइट्स प्राइम है और इसीलिए रिजर्वेशन वगैरह वाली जो चीजें होंगी वो मान्य नहीं होंगी। लेकिन बाद के कंसेंस में जब ऐसा आया, तो जब सरकार ने नाइन्थ शेड्यूल बनाई या अन्य भी चीजें की, तो बाद में कोर्ट ने भी इस बात को माना कि हम सकारात्मक विभेद कर सकते हैं। सकारात्मक विभेद का मतलब आज जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन सकारात्मक है, मतलब हम किसी कमजोर तबके के व्यक्ति को ऊपर उठाने के लिए कुछ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं और इस आधार पे जो अगले लोग हैं, जो ऑलरेडी उच्च विकसित लोग हैं, उन्हें हम हटा सकते हैं। तो सिमिलरली यहां भी कंसर्न्स ये हैं, यदि इस आधार को माना जाए तो रिजर्वेशन एक्सेट्रा भी खत्म हो जाएंगे। तो ये तो जो हमारे यहाँ रिजर्वेशन वाले लोग हैं, उनसे भी कई गुजरे हालात इनकी है, जो वहां से भाग के आए हैं, जिनकी आज भारत में रह रहे हैं, लेकिन ना तो नागरिक है ना कोई समस्या है, तो फिर क्या होंगी इनके लिए? इसीलिए कहा जाता है कि सकारात्मक विभेद है। पहली बात कि आर्टिकल 14 एक्सेट्रा जो है वो किसके लिए है? भारतीय नागरिकों के लिए है। और यदि इसे वैश्विक संदर्भ में भी किया जाए तो ये सकारात्मक डिस्क्रिमिनेशन है। जैसे हमने रिजर्वेशन एक्सेट्रा दिए, वैसे ही हम इन गरीबों को, संस्कृतों को, वंचितों को हमने इस देश में आने की इजाजत दी। ये क्लियर हुआ इस मुद्दे में? अब ये प्रश्न ये उठता है कि इसको एनआरसी को के साथ जोड़ के इसमें इतना हाइप क्रिएट क्यों किया गया? देखो, असम से संबंधित ये मुद्दा है जिसमें एनआरसी की बात की गई। कहा गया कि जब सीए लागू हो जाएगा उसके बाद कुछ लोग फिक्टिटियस एक आइडिया लगाते हैं, जिसमें लोगों ने कुछ कल्पना की कि सीए के बाद एनआरसी भी लगाया जाएगा। अभी एनआरसी की कोई संकल्पना है नहीं, एनआरसी के प्रोटोकॉल्स क्या होंगे, उसके प्रोसीजर्स क्या होंगे, इसकी भी चर्चा नहीं है। फिर भी कुछ लोगों ने इसे फैला दिया कि सीए के बाद एनआरसी लागू होगी और एनआरसी में हर व्यक्ति को कहा जाएगा कि आप अपनी नागरिकता को प्रूव करो, और उस नागरिकता में मुसलमानों को देश से भगा दिया जाएगा। अभी हम फिर से दो डिस्क्रिमिनेशन समझो। जब नागरिकता प्रूव करने की बात आएगी तो उसमें केवल मुस्लिम नहीं होंगे, पूरे इंडिया के लोग होंगे। और दूसरा कंसर्न ये होगा कि मुसलमानों को भगा दिया जाएगा, तो अभी तो सीए एनआरसी की कोई प्लानिंग ही नहीं बनी, तो फिर आपको कैसे पता ये हो जाए? इसके भी थोड़ा इतिहास में चलते हैं। देखो, असम जो हमारा पूर्वोत्तर का राज्य है, असम की कुछ खास भौगोलिक और सांस्कृतिक स्थिति है। इसके चलते वहां तीन महत्वपूर्ण निर्जातीय लोग रहते हैं, एक हिंदू नॉर्मल, एक वहां के जो बोडो आदिवासी है, और तीसरा वहां बांग्लादेशी मुस्लिम्स है। बांग्लादेशी मुस्लिम्स का मतलब ये होगा कि आजादी के तत्काल बाद कई सारे लड़ाइयों के केस में और खासकर 1971 के दौर में तमाम मुस्लिम्स वहां बांग्लादेश से भाग के आ गए। नतीजा ये हुआ कि असम की जो अपनी वैकल्पिक, अपनी जो उसकी मूल फंडामेंटल संरचनाएं थी, वो संरचना बदलने लगी। नतीजा ये हुआ कि आजादी के जस्ट कुछ समय के बाद से ही असम से बाहरी लोगों को हटाने के लिए, स्पेशली बंगालियों या अन्य जो वाले लोग थे, उनको हटाने के लिए लगातार आंदोलन चल रहा था। धीरे धीरे आंदोलन चलते चलते 1979 में जब हम लोग आते हैं,
1979 में आसू, मतलब एक 1979 में आसू एक संगठन था वहां, ऑल इंडिया असम यूनियन। तो ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, आसू होता है ये। इन्होंने 1979 में आके एक संस्था बनाई नई, ऑल असम गण संग्राम परिषद। इसकी स्थापना 1967 के आसपास ही हो गई थी, लेकिन इसने 1979 में आके 1979 में ऑल असम संग्राम गण परिषद बनाया, जिसके तहत एक वायलेंट एजिटेशन शुरू हुआ। वायलेंट एजिटेशन शुरू हुआ का मतलब जो नॉन असमिया थे, जो नॉन आदिवासी थे, ट्राइबल थे, उन सब के लिए खिलाफ एक बड़े स्तर पर हिंसा वगैरह फैलनी शुरू हो गई। जब बड़े स्तर पर हिंसा फैलनी शुरू हो गई तो सरकार को लगा, तो सरकार ने इस मुद्दे को सॉल्व करने के लिए कि वहां के लोकल लोगों को प्रॉपर जुरिस्डिक्शन मिले, वहां के प्रॉपर लोकल लोगों को सारी सुरक्षा मिले, इसके लिए वहां की सरकार ने 1988 में एक आईएमडीटी एक्ट पास किया। जब सरकार ने आईएमडीटी एक्ट पास किया, इसका मतलब यह होता है इलीगल माइग्रेंट डिटर्मिनेशन बाय ट्राइब्यूनल। इसका मतलब यह होगा, इसके तहत यह जिम्मेदारी दी गई कि जो सरकार होंगी, सरकार अप्रवासियों के या जो हमारे इलीगल माइग्रेंट्स हैं उसको पहचान करेगी और देश से बाहर करेगी। मतलब ये जिम्मेदारी किसकी आई? ये सरकार की जिम्मेदारी होगी कि जो अवैध प्रवासी होंगे उसको सरकार बाहर करेगी। ये कंसेंस हुआ। अब यहां भी समझ लो कि आईएमडीटी बना तो ये विवादास्पद मुद्दा बना। क्यों विवादास्पद मुद्दा बना? क्योंकि हमारे यहां 1948 में जो 1946 में का फॉरेनर एक्ट था, फॉरेनर एक्ट का मतलब जो विदेशी व्यक्ति से संबंधित बातें थी, तो उसमें यह कहा गया कि अपनी नागरिकता सिद्ध करने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति की है जिस व्यक्ति पे यह आरोप लगा है कि वो अवैध प्रवासी है या बाकायदा इस देश का नागरिक नहीं है। तो वो जो हमारा फॉरेनर एक्ट था, उस रूल में नियम ये था कि व्यक्ति को अपनी नागरिकता प्रूव करनी पड़ती थी, जबकि इस आईएमडीटी एक्ट के तहत यह कहा गया कि सरकार प्रूव करेगी कि कौन अवैध प्रवासी है और उसे बाहर कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि सरकार तो कभी करेगी ही नहीं, या सरकार करेगी भी तो जिन व्यक्तियों को भी मौका मिले उस सबको दर्जा दे देगी। तो फिर क्या होगा? तो कहा जाता है इसके बाद लगातार आंदोलन बढ़ता चला गया। हालात यह हुई कि जब पाकिस्तान की लड़ाई हुई, पाकिस्तान बांग्लादेश डिवाइड होने की बात हुई 71 आते आते, तमाम बांग्लादेशी वहां आके भर गए। वहां की तमाम जो लौकिक स्थितियां थी वो बदलनी शुरू हो गई। कई बार गलत तरीके से वहां वोटिंग राइट्स भी मिलने लगे। इस तरह की बहुत सारी चीजें होनी शुरू हो गई। इसी संदर्भ में जब लगातार आंदोलन जोर पकड़ता चला गया, तो इस समस्या से बचने के लिए सरकार और आसू के बीच में एक समझौता होता है और बाद में उसका नाम होता है असम एकॉर्ड। असम समझौता होता है। ये जो असम समझौता होता है, असम समझौता के तहत ऐसा कंसेंस बनाया गया कि जो भी लोग 1965 तक भारत आ गए थे उन्हें भारत की दर्जा दे दिया जाए। जो 1965 तक आ गया उसको परमानेंट सिटीजनशिप की दर्जा दे दिया जाए। फिर उसके बाद कहा गया कि जो 1971 तक आ गया भारत, उसको नागरिकता के लिए रजिस्टर्ड तो किया जाएगा, लेकिन शुरुआती 10 साल तक वोटिंग की राइट नहीं होगी। 10 साल तक वोटिंग राइट नहीं होगी। क्लियर? और जो 71 के बाद जो लोग आए हैं, 71 के बाद जो लोग आए हैं, उन्हें भारत सरकार डिपोर्ट कर देगी, भारत से बाहर कर देगी। ये असम एकॉर्ड था। अब जब ये असम एकॉर्ड था तो इसके मतलब इसमें इसी के तहत क्या हुआ? असम में एनआरसी एक्सेप्टेंस की बातें हुई शुरू हो गई। जब असम में एनआरसी की बात हुई तो यह कहा गया कि जो लोग अपनी नागरिकता, यहीं से एनआरसी की विवाद शुरू हुआ, यहां ध्यान रखो। अब एनआरसी की विवाद क्या होगा? अभी मान लो एनआरसी होता है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स होता है, तो कंसर्न्स ये होंगे कि 71 के बाद जो भी लोग आए उन्हें तो वापस किया जाएगा। तो कुछ लोगों ने कहा कि मुसलमानों के साथ डिस्क्रिमिनेटरी होंगे और जो मुसलमान अपनी नागरिकता को प्रूव नहीं कर पाएगा उस मुसलमान को देश से बाहर कर दिया जाएगा। क्योंकि वो जो हमारा ये आईएमडीटी एक्ट था ना, बाद में इसे सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया सर्बानंद सोनोवाल के याचिका पर। सर्बानंद सोनोवाल जो असम के इससे पहले मुख्यमंत्री रहे थे, अभी भी केंद्र में रहे हैं, तो सर्बानंद सोनोवाल की याचिका पे बाद में से भी खारिज कर दिया। क्या? क्योंकि कहा जाता है कि राज्य के पास ये राइट ही नहीं है कि नागरिकता से संबंधित बात करे। ये किसका है? केंद्र का काम है कि नागरिकता से संबंधित चीजें करे, और जो राज्य को बाहरी हमले या बाहरी किसी भी प्रभाव से बचाने की केंद्र की जिम्मेदारी है। तो ये जो भौगोलिक और जातीय संरचनाएं बदल रही थी, ये किसका काम है? केंद्र का काम है। अब यहां प्रश्न ये उठता है कि सीए के साथ एनआरसी आएगा, एनआरसी के साथ जो मुसलमान होंगे जो अपनी नागरिकता प्रूव नहीं कर पाएंगे उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। ये मेन कंटेंशन था।
तो यहां लोगों को आखिर सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहले इस बात के लिए एनआरसी का भी कोई फॉर्मूला नहीं बना कि पूरे देश में कैसा बनेगा। दूसरा कंसेंस ये है कि इसमें तमाम तरह की सुविधाएं दी जाएंगी जिसको प्रमाणित किया जा सकता है। कोशिश की जाएगी कि हर व्यक्ति अपने आप को प्रमाणित करे वो अपना देश का नागरिक। और इसमें केवल मुसलमानों से तो पूछा नहीं जाएगा, ये तो तमाम लोगों से पूछे जाएंगे, हर व्यक्ति से पूछा जाएगा। और इसकी ये सुविधाएं होंगी जैसे आपका कोई डॉक्यूमेंटेशन हो गया, आपके कोई वोटिंग राइट्स होंगे, आपके पिता की कोई जमीन होंगी। तो यदि मान लो ये सारी चीजें हैं तो स्वतः प्रूव हो जाएगा कि आप 71 से पहले के रहे हैं और आप इस देश के नागरिक हैं। और यदि कल्पना करो आपके पास तो शिक्षा की डिग्री है, ना आप कभी स्कूल गए, ना आपके पिता कभी स्कूल गए, ना आपके पास जमीन है, ना जायदाद है, यहां तक कि आपके 10 या 5 कुछ लिमिटेड होंगे, जो पड़ोसी होंगे वो भी आपको पहचान ले कि हाँ इतने दिन से ये लोग हैं, तो आप इस देश के नागरिक माने जाएंगे। यदि इतनी सारी सुविधाओं के बाद भी आपको नहीं है तो आपको क्या लगता है कि वो इस देश का नागरिक होगा? उस व्यक्ति को इस देश में रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए, स्वतः नहीं रहना चाहिए। और दूसरा कंसर्न ये है कि वो कंसर्न्स भी क्या बनेंगे, वो कंसर्न्स भी अभी डिसाइड नहीं हुआ है। तो जब तक ये डिसाइड नहीं हुआ है तब तक हम ये माने कि सीए और एनआरसी दो अलग अलग टर्म्स हैं। सीए की अलग बातें होंगी और एनआरसी के कुछ अलग कंसर्न्स होंगे। तो जो अलग कंसर्न्स होंगे, अभी सीए और एनआरसी का कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, जिस दिन ये फॉर्मेशंस होंगे उसके बाद ये देखा जाएगा। इसीलिए अभी तत्कालिक कंसर्न्स में किसी व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है। इससे केवल नागरिकता दी जा रही है, नागरिकता छीनने की बातें नहीं हो रही है। आई होप कि सीए और एनआरसी का संदर्भ आपको समझ में आ गया होगा, क्या कंसर्न्स होंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर